अर्थ। हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। नमस्कार, सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। तो सियासत में आज हम बात करेंगे अजमल आमिर कसाब की। जी हां, कसाब को फांसी दे दी गई है। आज सुबह 7:30 बजे कसाब को फांसी दी गई और फिलहाल जिस तरीके से ये खबर जैसे ही फैली कि कसाब को फांसी हो गई है, उसके बाद तमाम हलकों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जहां जो लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, इस खबर से वो बेहद खुश नजर आए क्योंकि उन्हें इंसाफ मिला। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा कि अजमल आमिर कसाब को फांसी देना एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ अफजल गुरु को लेकर जरूर बीजेपी तंज करती नजर आई कि अभी तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई है, तो कसाब की तरह अफजल गुरु के खिलाफ जो कह सकते हैं जो कार्रवाई चल रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अफजल को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। तो सियासत में आज हम बात कर रहे हैं अजमल आमिर कसाब की। हमको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल अजमल आमिर कसाब को आज फांसी के फंदे तक पहुंचा ही दिया गया। उसे फांसी हो गई है और सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दी गई। कसाब को मुंबई से पुणे ले जाया गया। आज सुबह समय पर 7:30 बजे जो तय हुआ था समय, उसके अनुसार फांसी दी गई। कसाब को येरोडा जेल में ही दफनाया गया है। पाकिस्तान को उनके शव को देने की बात कही गई और पाकिस्तान ने उसको इनकार किया लेने से। तो पूना के जहाँ पर उनकी फांसी दिया गया, वहाँ पर बहुत ही एहतराम से और इस्लामिक तरीके के हिसाब से उनको दफनाया गया। जैसा कि बिन लादेन का जब वो हुआ था तो उनको खाड़ी में फेंक दिया गया, वो बेहुरमती वो नहीं किया गया, उनको सारे राइट्स के साथ दफनाया गया। अजमल कसाब को फांसी की सज़ा सुनवाई गई। उसने दया की याचिका की थी, वो भी नामंजूर हो गई। आज सुबह 7:30 बजे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सज़ा दी गई। हमारे जो निरपराध लोग शहीद हो गए थे, उनको सही श्रद्धांजलि है। तो बिल्कुल बात हो रही है कसाब की, जिसका हिसाब हो गया है 4 साल के लंबे इंतजार के बाद। आखिरकार उन पीड़ितों को जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके जहन में, जिनके दिलों में अभी तक ये जख्म नासूर बनकर बना हुआ था, उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर राहत मिली है कसाब के फांसी पर लटकने के बाद। और जिस तरीके से उसे फांसी हुई है, कहीं ना कहीं इंसाफ की जीत हुई है, इस तरह से देखा जा रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं चलवन न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चलवन न्यूज़ में। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अजमल आमिर कसाब की, आखिरकार 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हो ही गया कसाब का हिसाब। हिसाब तो लगभग उसी दिन तय था जब उन पर ये मुकदमेबाजी हो रही थी, मुकदमा चल रहा था। लेकिन इस सारे दौरान एक बात बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान के लोगों ने जो धैर्य रखा और जो दुनिया को मिसाल दी कि एक आतंकवादी जिसको सारे लोग आतंकवादी मान रहे हैं, जिसको प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से जिसने कई लोगों की लाशें बिछाई, उसको भी अपने को बचाने का भरपूर मौका दिया गया और उस पर मुकदमा चला
और मुकदमा में उसको उसकी वकालत करने के लिए लोग कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे वकील भी मुहैया कराया गया। तो ये कसाब को न्याय तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जो जितने निरपराध मरे बिल्कुल वो उन निरपराधों को न्याय जरूर मिला। अजमल कसाब का ट्रीटमेंट फांसी ही होनी चाहिए थी और उसे फांसी मिल गई। हमारे ख्याल से ये दूसरे आतंकवादियों के लिए एक सीख है कि हिंदुस्तान की धरती जो है वो थोड़ी लिबरल हो सकती है, आप पर मुकदमेबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल न्याय की जीत हुई है जिस तरीके से उदय जी। लेकिन अजमल आमिर कसाब के फांसी पर लटकने के बाद और उसको फांसी दिए जाने के बाद अब ये मांग जोर पकड़ गई है कि जिस तरीके से कसाब को फांसी मिली, और भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार को उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, और यही तेजी जो कसाब के मामले में देखने को मिली दूसरे मामलों में भी देखने को मिले। जी देखिए, इसमें मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत तेजी तो नहीं थी। चार साल का वक्त लगा। उसके बाद अजमल कसाब ने दया याचिका दी थी, राष्ट्रपति ने उसको खारिज किया। तो ये तय हो गया उस दिन कि राष्ट्रपति ने अगर दया याचिका खारिज कर दिया तो अजमल कसाब को फांसी जरूर होगी। अब उसके बाद जो ये समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो खबरें आती रहती हैं कि फांसी देने वाली कतार में और कई लोग आगे लाइन में हैं, पहले उन्हें फांसी दी जाएगी, उसके बाद अजमल कसाब को फांसी दी जाएगी। तो ये सिर्फ किंतु परंतु के तौर पे ये बातें तो हो रही थी कि अजमल कसाब को कब फांसी दी जाएगी, ये कब पर सवाल था, लेकिन अजमल कसाब को फांसी दी जाएगी इस पर किसी को कोई संदेह नहीं था। अब जो अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है कि अफजल गुरु को कब फांसी दी जा रही है। न सिर्फ राजनीतिक गलियारे से बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कई बार अब ये सवाल उठने लगा है कि अफजल गुरु को भी फांसी दी जानी चाहिए। आज कुछ बड़े नेताओं के इस पे बयान भी सुनने को मिले कि अजमल कसाब के बाद अब अफजल गुरु को भी फांसी दे दी जानी चाहिए। ये वक्त लेकिन जो है ये वक्त मेरे ख्याल से बहुत ही पॉलिटिकली वोलाटाइल वक्त है। पॉलिटिकली वोलाटाइल वक्त इस वजह से कि गुजरात में चुनाव है, बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि इससे कहीं कम्युनल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा भड़क न जाए। लेकिन ये बात हर किसी को माननी चाहिए कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तान के एक अन्य नागरिक, एक आम नागरिक की तरीके से सोचता है और उसने हमेशा इस बात को माना था कि अजमल कसाब जो है वो एक आतंकवादी है। अफजल गुरु पर विवाद हो सकता है, अजमल कसाब पर कभी कोई विवाद नहीं था कि वो आतंकवादी नहीं था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उदय जी आपने वक्त की बात की, ये वक्त इतना लंबा क्यों खिंचता है? हमने तमाम मामलों में भी देखा कि जब कसाब की बात हुई, जब अफजल गुरु की बात हुई, देखने को मिलता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण होने लगता है। शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए इन मामलों को घसीटती हैं, राजनीति में घसीटती हैं, और यही वजह है कि ये मामले लटके रहते हैं, फैसला नहीं हो पाता, सजा नहीं मिल पाती ऐसे कैदियों को। जी अल्टीमेटली देखिए सजा तो जरूर मिलती है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि राजनीतिकरण होने लगता है। अफजल गुरु के मामले में राजनीतिकरण ही हुआ है और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसमें सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस की राजनीति होने लगी। अफजल गुरु को बचाने वाले कुछ लोग हो गए, अफजल गुरु को फांसी दिलाने वाले कुछ लोग हो गए। लेकिन आज कुछ कांग्रेसी सर्किल से भी इस तरीके की आवाज़ें उठी हैं कि अफजल गुरु को भी जल्दी से जल्दी फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि अफजल गुरु भी हिंदुस्तान के कानून में के हिसाब से एक आतंकवादी है और उसे भी ये आतंक की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। देखिए जो न्याय की प्रक्रिया है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया चलनी चाहिए। यानी लोअर कोर्ट से लेके हायर कोर्ट और उससे भी बड़ा कोर्ट जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद राष्ट्रपति तक दया याचिका तक की गुहार अगर लगाई जाए तो ये सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद ही किसी को ये फांसी की सजा जो है वो आमतौर पर होती है। लेकिन जो राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका जाती है उसमें विभिन्न सरकारें भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व होता है और संबंधित राज्य सरकार भी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें थोड़ी बहुत विलंब हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो हैं
जो आतंकवादी हैं, जो दोषी है, उसे सजा जरूर मिलती है, क्योंकि न्याय जो है वो न्याय भावना पर आधारित नहीं होता। न्याय जो है वो हमेशा विवेक और साक्ष्यों के पर आधारित होता है। हिंदुस्तान के न्याय की जो आधारशिला है वो आधारशिला यही है कि किसी भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, किसी निरपराध को सजा न हो जाए, इसलिए ये इतने ज़्यादा साक्ष्य और उन साक्ष्यों के साथ साथ बहस मुबाहिसे की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के मामले में, कसाब के मामले में खास करके, ये हिंदुस्तान ने पूरे विश्व को दिखाया है कि वो न्यायिक प्रक्रिया को पूरे करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, कितना कटिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने उदय जी कि न्याय ज़रूर मिलता है, भले ही उसमें देरी लगे, भले ही वक्त लग जाए न्याय मिलने में, इंसाफ मिलने में, लेकिन इंसाफ मिलकर रहता है। और कई मामलों में हमने देखा भी है, और अफजल गुरु के मामले में भी लगातार सवाल उठ रहा है, और जिस तरीके से मांग भी उठ रही है कि जिस तरीके से कसाब को फांसी दी गई है, उसी तरह अफजल गुरु को भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और इंसाफ मिले उन तमाम बेकसूर लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिनके जाने से उनके परिवार जो सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़रूर राहत मिले, क्योंकि वो भी आस लगाकर बैठे हैं कि कब अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को भी, अफजल गुरु जैसे इस कैदी को भी फांसी पर लटकाया जाएगा। फिलहाल चलिए सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जहां पर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से बात हो रही है कसाब की, आखिरकार कसाब को फांसी मिल ही गई। 7:07 बजे तकरीबन ये फांसी दी गई है कसाब को। इस समय वहां पर किस तरह की खबरें आपको मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही मोहम्मद अजमल आमिर कसाब के फांसी की जो सजा उसे दी गई, जो उसे फांसी पर लटकाया गया, उसकी खबरें जब मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंची तो एक अलग सा यहां पर बदलाव देखा। लोगों के अंदर एक अलग खुशी देखने को मिली, जिस प्रकार से आगामी 26 नवंबर को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की 4थी बरसी है, और ऐसी बरसी से पहले ही कसाब को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो लोगों के अंदर साफ तौर पर एक खुशी की लहर देखी गई। जिस प्रकार से 26/11 के पीड़ित की यदि बात करें, तकरीबन 26/11 के मुंबई हमले में आतंकियों ने तकरीबन 166 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद तमाम लोगों के परिजनों में एक प्रकार का गुस्सा फूट पड़ा था, लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब कसाब को फांसी देने की खबर जब आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लोगों में एक अलग प्रकार की खुशी देखी गई। जी बिल्कुल संजय, आपके साथ हमें लोग नजर आ रहे हैं, वो आम लोग हैं जिन्होंने जब मुंबई पर हमला हुआ वो दृश्य भी देखा, और अब जब कसाब को फांसी हुई है तो खबर भी उन्हें मालूम है। इस खबर के बाद उनके जहन में क्या बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, हम चाहेंगे उनसे आप बात करें। और कसाब की मौत के बाद और कसाब को फांसी दिए जाने के बाद उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, जानने की कोशिश करिए उनसे। जी बिल्कुल, 26/11 हमले के बाद जिस प्रकार से देश में शोक का माहौल दौड़ा था, लोगों में आक्रोश था, लोग यह जिज्ञासा बनी हुई थी लोगों में कि आखिर इस जो एकमात्र जिंदा आतंकी कसाब पकड़ा गया है, इसे कब फांसी दी जाएगी। और आज 21 नवंबर के दिन सुबह तकरीबन 7:30 पर जो पुणे के यरवड़ा जेल में कसाब को फांसी पर जब चढ़ाया गया, लटकाया गया, तो तमाम लोगों के अंदर वह खुशी देखी गई। हमारे साथ कई मुंबईकर हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह कितना खुश हैं। जी अपना नाम बताइए। जाबिर अली साहब। ये बताइए कि 26/11 को मुंबई में जिस प्रकार से हमला हुआ, तमाम लोगों की जाने गई, बेकसूर लोगों की जाने गई, और आज 4 साल के अंतराल में कसाब को सजा दी गई है फांसी की, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो उसको मतलब फांसी दिए। पूरा मुंबई को हंगामा, पूरे इलाके में हंगामा कर दिया था, पूरे 20 के अंदर। जिस प्रकार से मुंबई में आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, उससे लेके अब जब कसाब को फांसी दी गई, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो वाकया है उसकी पुनरावृत्ति क्या होगी? दूसरा कोई फांसी देने के बाद दूसरा आदमी जल्दी मतलब हिम्मत नहीं करेगा कोई चीज करने के लिए, सोचेगा 100 बार सोचेगा। तो कुल मिला के सरकार ने जो काम किया उससे संतुष्ट है? सही है, कोई गलत नहीं है, सरकार जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसके अलावा हमारे साथ एक व्यक्ति और है, हम उसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या? फैसल मोहम्मद मेरा नाम है। कसाब को पहले ही सजा देना चाहिए, जबकि आप दिया, क्योंकि बहुत खर्चा हुआ,
नुकसान भी बहुत हो चुका है। जब गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया तो पहले उसे फांसी दे देना चाहिए था। ये काम पहले करना चाहिए था। 1 महीने की सुनवाई होना चाहिए था उसकी, तो उन्होंने अभी लंबी सुनवाई की, तो मुझे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे क्या थोड़ी गतिविधियाँ कम होगी, आतंकवादियों का कोई वो नहीं, मंसूबा उनका आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने जो किया वो गलत है। आतंकवाद को लेकर जो खौफ, जो दहशत लोगों में देखा जा रहा था, और अब जो एक ऐसे आतंकवादी का खात्मा हुआ, एक फांसी दी गई, भारत सरकार ने जिस प्रकार से यह कदम उठाया, क्या उससे संतुष्ट है? हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही होना चाहिए, फांसी से होना चाहिए था उसे। जी, साफ तौर पर इनका यह कहना है कि जिस प्रकार से फांसी दी गई है उससे वह संतुष्ट हैं, और यह काम तो पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब जब कसाब को फांसी पर लटकाया गया तो कहीं न कहीं मुंबई सहित तमाम इलाकों के लोग, जो मुंबई से जुड़े, जो ठाणे जिला हो, महाराष्ट्र की बात करें तो तमाम लोग कहीं न कहीं से खुशी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संजय, देर आए पर दुरुस्त आए। देरी हुई इस बात को लेकर लोगों में जरूर इस बात का दुख है कि इंसाफ मिलने में और कसाब को फांसी पर लटकाए जाने में वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार फांसी हुई कसाब को, इस बात की जरूर उनमें खुशी है। हमारे साथ लगातार उदय जी बने हुए हैं। उदय जी, आम जनता की प्रतिक्रिया आपने सुनी, खुशी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी गम है कि इतने साल तक इस कैदी को जेल में रखा गया, इस कैदी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और वो पैसे आम जनता के थे। तो कहीं ना कहीं भले ही इस बात का दुख हो, लेकिन खुशी है कि आखिरकार इंसाफ उन्हें मिल ही गया। जी बिल्कुल, ये जहाँ तक कसाब को फांसी देने की बात है, अब कसाब को फांसी देने का विरोध कोई नहीं करेगा, और कसाब को फांसी देने पर जो इतनी सिक्रेसी भी जो बरती गई, संभवतः उसके पीछे यही बात थी कि कहीं कुछ कम्युनल जमावड़ा ना हो जाए देश में, लेकिन ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं इसके राजनीतिक निहितार्थ देखता हूँ नेहा। ये अजमल कसाब को जो फांसी दी गई और उसके बाद कुछ कांग्रेसी हलकों से जो ये आवाज़ उठ रही है कि अफजल गुरु को भी अब फांसी दे देना चाहिए, हमारे ख्याल से ये एक पेशबंदी भी है, और ये पेशबंदी में अब कांग्रेस के पास ये एक कैंपेन पॉइंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी पर स्कोर करने के लिए ये कांग्रेस को बिल्कुल मुफीद भाता है। ये कांग्रेस अब ये कह सकती है कि हमने आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर लटकाया, ये कांग्रेस को कहने का राइट भी है, और ये अब कांग्रेस कह सकती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ये कैंपेन पॉइंट था लगातार कि हमारे देश में जो आके जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं की, उन्हें हम अभी भी जेल में रखे हुए और पाल पोस रहे हैं, ये इससे निकल गई, इससे कांग्रेस निकल गई। ये जो अस्त्र था भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे लोगों का, तमाम विरोधियों का, कि ये अब आतंकवादियों को फांसी नहीं दी जा रही है, आतंकवादियों को सरकार बचा के रखना चाह रही है, ये जो हथियार था ये विपक्षियों का, ये भोथरा हो गया। और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा मुझे जो फायदा दिखता है वो गुजरात के चुनाव में दिख जाएगा कि गुजरात के चुनाव में अगर कांग्रेस ने इस चीज को ठीक से कैंपेन पॉइंट बना दिया कि ये कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान, देखिए महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, यानी कि उनके गठबंधन की सरकार, और इन सरकारों के रहते हुए अगर इतने से सफल तरीके से अजमल कसाब को फांसी दे दिया गया और आने वाले दिनों में अगर अफजल गुरु को भी फांसी दे दी जाती है तो इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने उदय जी, ये पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर सरकार का देखने को मिला है, पॉजिटिव कदम उठाया गया है, और आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि जरूर सरकार को इसका फायदा भी मिलेगा। बहरहाल अपने दर्शकों को हमने मुंबई की आवाज सुनाई, मुंबई जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, कसाब वहां गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जो कह सकते हैं कानूनी कार्रवाई है मुंबई में चली, उसके बाद उसे आज फांसी दी गई। फिलहाल अब सुनाते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, आम लोगों का क्या कहना है इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। इंदौर के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कसाब की फांसी की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें फांसी दी गई सुबह 7:30 बजे। इसी का जश्न आज कांग्रेस पार्टी ने आज यह मनाया है। विगत कई वर्षों से संसद के हमलावर अफजल गुरु और मुंबई पे हमला करने वाले कसाब की फांसी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की
मांग भारतीय जनता पार्टी की दबाव का ही नतीजा रहा कि आज उसे कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। तो बिल्कुल उदय जी, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का कहना है कि एक कह सकते हैं उसके ही मेहनत का नतीजा है कि कसाब को फांसी हुई और आखिरकार जो बेकसूर लोग हैं उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी पार्टी की बात करें, खासतौर पर विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें, तो उसका कहना है कि दबाव बनाया और इसी दबाव के चलते ये हो पाया। कहीं ना कहीं अब इसे भी लेकर राजनीति तेज हो गई है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, ये जैसा अभी इसके पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि इसका एडवांटेज निश्चित तौर से कांग्रेस लेगी, और क्योंकि ये कांग्रेस के पास जो कैंपेन पॉइंट का एक मुद्दा हाथ आया है और वो है कि आतंकवादियों को कांग्रेस ने फांसी दिलवाया। अब भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ यही कह सकती है कि उसने दबाव बनाया, और दबाव बनाया इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस काम को किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस आर्गुमेंट से, जो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लोगों को इसलिए नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी चीजों पर दबाव बना रही है, लेकिन अजमल कसाब पर क्यों ऐसा हुआ, ये बात समझने की बात है। और अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां ये आरोप नहीं लगा सकती कांग्रेस पर कि आप आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं अपनी जेलों में और उन्हें फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब ये उस पर आरोप नहीं लगेगा, जैसा अभी पिछले कुछ दिनों से आरोप लग रहा था। जैसे आज सुबह से ही ये सारे लोग, माने जो मीडिया के लोग हैं, उनके बीच में ये एक क्यूरोसिटी थी कि अफजल गुरु पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती है और क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आती है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने जब अफजल गुरु पर प्रतिक्रिया दे दिया तो ये क्यूरोसिटी भी शांत हो गई, और वहीं ये लगने लगा कि अब शायद अफजल गुरु की बारी है और उसे भी कुछ दिनों के अंदर उसे शायद फांसी दे दिया जाए। बिल्कुल, तो इस कदम के बाद जरूर बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है और दूसरे नेता भी ये मांग कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के कि जैसे कसाब को फांसी हुई, अफजल को भी फांसी हो और बेकसूरों को इंसाफ मिले। सीधे रुख करते हैं मुंबई का। संजय साथ लगातार बने हुए हैं। कसाब को फांसी दिए जाने पर लोगों ने खुशी तो जाहिर की है, लेकिन क्या उनकी भी मांग है कि जैसे कसाब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जैसे कसाब को फांसी देकर लोगों को इंसाफ मिला, अफजल को भी फांसी मिलनी चाहिए? क्या कहना है संजय वहां के लोगों का? हम चाहेंगे बात करें आप उनसे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपका सवाल था उसी प्रकार से मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जिन लोगों ने अभी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब 7:30 बजे कसाब को फांसी दी गई तो उन्हें खुशी तो जरूर मिली, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज 10 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से अभी तक अफजल गुरु के मामले में कि कोई सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं की जा सकी, जबकि उन्हें फांसी की सजा पहले ही दी जा चुकी है। आखिर कसाब को फांसी दी गई तो अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी गई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने संजय कि ये मांग उठना लाजमी है। जब कसाब को फांसी मिली तो 10 साल से जेल में बंद अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी जा रही, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। और कसाब की फांसी के बाद ये सवाल और जोरों से उठ रहा है और जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उदय जी, जिस तरीके से आपने वक्त की बात की, वक्त वाकई में जिस वक्त ये फैसला लिया गया कि कसाब को फांसी दी जाएगी, कसाब को फांसी हुई, उसके कुछ ही दिन बाद कह सकते हैं कि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं 2014 में। तो कहीं ना कहीं अब जमीन तैयार करती हुई यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है कि जनता के बीच अगर जाना है तो कुछ ऐसे मुद्दे तो होने चाहिए जो जनता से जुड़े हों और जिन्हें लेकर जनता उनकी बात सुने और वाकई में उनका साथ दे, और जनता के मुद्दे भी हों और जनता उन्हें हीरो बना दे। बिल्कुल, इस वजह से ये कांग्रेस पार्टी, जैसा कहा मैंने पहले कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एडवांटेजियस पोजीशन है, एडवांटेज कांग्रेस पार्टी है। इसमें सिर्फ अफजल गुरु की बात नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो राजीव गांधी का जो हत्यारा है वो भी जेल में बंद है जी। और राजीव गांधी के हत्यारे को भी अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। हत्यारा हत्यारी ना आप जो भी कह लें, तो ये उसका भी मामला है, लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज मामला नहीं है, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मामला नहीं है। वो अगर कुछ इस तरीके से कहा जाए तो श्रीलंकाई जो तमिल हैं उनके थोड़े बहुत सिंपैथाइजर वो तमिलनाडु में हैं और डीएमके भी उनसे थोड़ी बहुत सिंपैथाइज करती है। तो ये वो वैसा पॉलिटिकल मुद्दा ये नहीं बनेगा चुनाव में। इस वजह से अफजल गुरु
और कसाब ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि वो सरकार पर अब ये आरोप नहीं लगेगा कि सरकार ने उसे बचाया और सरकार अपने जेल में उसे जो पसंद है वो आम तौर पे देखिए वो हर रोज़ ये बात होती थी कि अफजल गुरु जो ये अजमल कसाब जो खाने के लिए मांग रहा है वो उसको रखने पर जितना खर्चा है उतने ही उसके बिरयानी पर खर्चा है। ये तमाम तरीके की चीज़ें मीडिया में उठती रहती थी और कि उस पर इतना ज़्यादा खर्चा है, सरकार इतनी खर्चा कर रही है, उसे क्यों नहीं फांसी दे दी। तो ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था और ये अजमल कसाब को फांसी देने से कांग्रेस को एडवांटेज। बिल्कुल, यहाँ पर उदय जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस समय रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज कादियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में। कादियान साहब, जिस तरीके से बात हो रही है अजमल आमिर कसाब की, जैसे फांसी दे दी गई है, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि फांसी तो मिल गई, लेकिन क्या कसाब को फांसी दिए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई फर्क पड़ेगा या कोई असर होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये बॉम्बे का कांड था एक बहुत बड़ा और दर्दनाक कांड था, जिसमें सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिक भी थे और बहुत ये निर्दोष लोगों को, लेडीज को, बच्चों को मारा गया था। और उसमें कसब को, ये बड़ी अजीब बात थी कि रंगे हाथों और जिंदा पकड़ा गया था, जबकि उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को सब पब्लिक की भी मारा था। हमारे कानून की दाद देनी पड़ेगी कि उसको पूरी सहूलियत दी गई और जबकि एक मामला जो सबके लिए साफ था उसमें भी हमने 4 साल लिए ताकि उसको पूरी जो छूट एक कैदी को मिलनी चाहिए, एक एक्यूज को मिलनी चाहिए, वो दी गई और उसको फांसी जो हुई है। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई इस पर आंसू नहीं बहाएगा। लेकिन अभी तक जो आपने सवाल पूछा भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं, वो रिश्ते टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। वो टेररिज्म, उनके 42 कैंप अभी भी जिंदा हैं, एक्टिव हैं बॉर्डर के पार। तो ये तो एक मामूली बात थी, सिर्फ कसाब से रिश्तों में फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हमारा कानून था और कानून के हिसाब से उसको गिल्टी था, उसको फांसी दी गई। जब तक वो टेररिज्म पर रोक नहीं लगाएंगे, उन कैंप्स को बंद नहीं करेंगे, जो भी टेररिस्ट अटैक भारत पर होता है पहली शक की उंगली हमेशा पाकिस्तान की तरफ जाती है, चाहे वो सही हो गलत हो तो बात की बात है। तो ये जो आपस में मन मुटाव है टेररिज्म के ऊपर, जब तक उसको पाकिस्तान स्टेप्स नहीं लेगा, इसमें भी बॉम्बे कांड में भी कई और इन्वॉल्व हैं, उनकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, जब तक उनको सबको सजा नहीं दी जाएगी, जब तक वो टेररिज्म के ऊपर कारगर कदम नहीं उठाएंगे, मैं समझता हूँ रिश्तों में बड़ो बेहतरी होने की गुंजाइश कम है। बिल्कुल, लेकिन कादियान साहब, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो टेररिस्ट पनपे हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है, उन पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा होता कुछ नजर नहीं आ रहा। सीधे रुख करते हैं उदय जी का। उदय जी, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात की जा रही है, जब कुछ लोगों से पूछा गया कसाब के फांसी को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें खुशी है कि फांसी हुई कसाब को, लेकिन वो चाहते हैं कि जो मेन मास्टरमाइंड है, जिसने मुंबई को दहलाने की कोशिश की, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जब तक अगर भारत उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक कहीं ना कहीं उन्हें पूरा इंसाफ है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो पहले वो स्वीकार नहीं करता था कि अजमल कसाब या ये जो आतंकवादी घटना जो रची गई है उसकी वो पाकिस्तान की धरती से रची गई है। बाद में पाकिस्तान ये इंडियन डिप्लोमेसी की जीत यही हुई कि पाकिस्तान को ये इंटरनेशनल बिरादरी के सामने इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। तो पाकिस्तान के साथ मुख्य मुद्दा यही है कि हम अपने यहाँ होने वाले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तान का हाथ पाते हैं, पाकिस्तान का हाथ देखते हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, हम उसका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। अजमल कसाब पर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करता, ये ऐसा लग रहा था क्योंकि अजमल कसाब को पाकिस्तान ने ओन नहीं किया था। हमेशा अजमल कसाब को उसने कहा था कि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, तो अब आकर वो कैसे ओन कर लेता। और इसी वजह से जब यहाँ से सूचना दी गई, चिट्ठी भेजी गई कि अजमल कसाब को फांसी हो गई है और आप लोग लाश ले लीजिए, तो पाकिस्तान ने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों की जो बुनियाद है वो मजबूत तभी होगी जब हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं पर पाकिस्तान के हाथ नहीं होने का सबूत मिलेगा। वो कभी नहीं हो सकता। इतने दिनों से हिंदुस्तान कह रहा है कि आप दाऊद इब्राहिम को हमें सौंपिए, आप हाफिज को सौंपिए, तो ये लेकिन पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता। तो पाकिस्तान का दायां हाथ जो कुछ कर रहा है
वो बायां हाथ नहीं जानता है कि क्या कर रहा है। और ये संभवतः इसीलिए कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बटे हुए हैं। वो जो सिविलियन सोसाइटी है वो अलग है, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है सरकारों का वो अलग है, और आर्मी का स्ट्रक्चर अलग है। आर्मी अलग सोचती है, आईएसआई अलग सोचती है। तो ये एक में एका नहीं होने की वजह से ये तमाम चीजें हैं। ये जैसा कादियान साहब ने कहा, बहुत सही बात कही कि जब तक वहां पर सीमा पर चलने वाले आतंकवादी कैंप जिसकी संख्या उन्होंने 42 बताई, जब तक उस पर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता तब तक तो किसी बात का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, हम उन्हें कहेंगे, वो तू मैं करते रहेंगे, अंत में इस तरीके से अगर कोई पकड़ा जाएगा फांसी होगी। तो लेकिन ये पाकिस्तान इसमें पहल नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। और जिस तरीके से लगातार हमेशा जब भारत दहला है या भारत में कोई आतंकवादी घटना हुई है, हमेशा पाकिस्तान पर उंगलियां उठी हैं। लेकिन जिस तरीके से उदय जी आपने बताया, और ये जगजाहिर भी है, ये पाकिस्तान कभी अपनी गलतियों को नहीं मानता। शायद मालूम होने के बाद भी, सारी चीजें समझने के बाद भी वो समझना नहीं चाहता। बहरहाल अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि कसाब को फांसी दिए जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने क्या कुछ कहा। कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि दिस इज ऑल अ डिसीजन विद दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि दिस इज ऑल अ डिसीजन विद दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं इस वक्त तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती हैं शीला दीक्षित। उदय जी, वो तो खैर कहेंगी ही, इसलिए कि जब राष्ट्रपति ने उसको खारिज कर दिया था तो वो क्या कहेंगी, वो सिर्फ अपना पल्ला इसी तरीके से झाड़ेंगी। लेकिन इसमें वो दोनों बातें कह रही हैं। वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति का डिसीजन है और इसमें उनका कहना कुछ भी वाजिब नहीं है। तो इसमें एक तरफ वो राष्ट्रपति के जो निर्णय हैं उनको वो जायज़ भी ठहरा रही हैं, और साथ में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि हम इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, राष्ट्रपति इन्वॉल्व। जी बिल्कुल, चलिए अब अपने दर्शकों को सुनाते हैं 26/11 हमले में मारे गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर की पत्नी और उनकी बेटी ने क्या कुछ कहा जब उन्हें खबर मिली कि कसाब को फांसी दे दी गई है। जब कसाब को फांसी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समाधान मिला है कि जिसने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, आज वो उस इंसान को फांसी हुई है। हम हिंदुस्तानी बहुत ही जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं। हम उसे मुंबई का स्पिरिट बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि शहीद परिवार कभी 26/11 के आगे गए ही नहीं। हमारी ज़िंदगी वहीं पर अटकी है। 4 साल से हम वही एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कहीं पे जाकर हमें एक तरह की श्रद्धांजलि मिली है। फांसी की सज़ा कसाब को सुनाई गई, ये न्यूज़ जब मुझे मिली मॉर्निंग 7:45 को मीडिया थ्रू, I was very happy and satisfied. A peace every time it was there in my mind. This will when happen. तो एक पीस मुझे महसूस हुआ उस वक्त, और मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि कसाब को हैंग कर दिया गया है, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसे मतलब वी वर निगेटिविटी थी इसके बारे में कि कभी होगा भी या कभी मिलेगी भी नहीं फांसी की सज़ा इसको। पहले के इतने सारे लोग हैं लाइन में, और जस्टिस हमें कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन आज वो जस्टिस की शुरुआत हो गई है। और सारे शहीद परिवार, निरपराध लोग जो 26/11 के आतंकवादी हमले में मारे गए, उन्हें ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो शहीद विजय सालस्कर की पत्नी और बेटी को आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय की जीत की शुरुआत हुई है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये जो जस्टिस है वो आगे भी उन्हें मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूर्ण इंसाफ मिले, पूरा इंसाफ मिले, उन मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाए। वो मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में रहकर या फिर कहीं और रहकर ऐसी दहशतगर्दी फैला रहा है, हमारे देश को दहराने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस खबर के बाद, कसाब को फांसी मिलने के बाद जरूर सबके चेहरे खिल उठे हैं, जरूर सबको खुशी हुई है। बहरहाल आपको सुनाते हैं 26/11 हमले के बाद अपने पहले कबूलनामे में कसाब ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। जो लश्कर वाले लश्कर रहने की जी, लश्कर रहने की क्या, कौन से गांव रहते हैं? और गाँव नहीं, वो पता नहीं किधर रहता है, लेकिन वो उसका एक मखसूस दफ्तर है।
तो वो उधर से कहीं आता जाता है बस, बताता नहीं किसी। तुम ये उधर जाने के लिए तुमको किसने तैयार किया? मेरे बाप ने। वो बोलता है कि बेटा देखो हम बहुत गरीब है। बाप यानी कि सगा बाप या चाचा? सगा बाप है। तो बोलता है जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमाए खाएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और हमको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की। देख बेटा जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा। उसने ऐसा ही किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। घर में कौन कौन रहता है? माँ, बहन। माँ का नाम क्या है? नूर इलाही। होगी कोई 40 के करीब होगी। क्या करते हैं? घर में होता है, कुछ नहीं। और पिताजी? पिताजी वो लाहौर में पहले काम करते थे। क्या नाम उनका? अमीर। अमीर? अमीर के बाप का नाम क्या है? शबान। शाबान? हाँ जी। और सरनेम? जी। अटक नेम? क्या अटक? कसाब है क्या? हाँ जी, कौम में, जाति में। कसाब यानी कसाई है क्या? नहीं, काम नहीं वो करता है, लेकिन वो नाम जो पड़ा हुआ है ना, इसीलिए। अमीर का उम्र क्या है? उम्र 45 साल है तकरीबन। क्या करते थे? वो पहले ना जो होता है ना, दही बल्ले जानते हो आप, पटाटे बड़े सब। हाँ। वो कभी पहले गांव में और कभी लाहौर में। अभी गांव में है वो। लाहौर में क्या बनाते थे? हाँ जी। लाहौर में क्या बनाते थे? वो दही बल्ले होते हैं ना। अच्छा, दही बड़ा। हाँ वो, लेकिन उधर किराया मराया भी तो घर का खर्चा नहीं चलता है। हाँ। भाई कितने हैं? 2 और है मेरे साथ। हाँ? हम 3 हैं, 3। 2 और है मेरे सिवा। तुमका नाम, पहले का नाम क्या है? अफजल। अफजल का उम्र क्या है? उम्र उसका मुझसे 4 साल बड़ा है, 25 साल है तकरीबन। उसका 2 बच्चे हैं। तेरे भाई को, मतलब पत्नी का नाम क्या है उसके वाइफ का? सफिया। और उसको बच्चे कितने? 2 लड़के हैं या लड़कियां? एक लड़का है, एक लड़की है। और अफजल को लड़के है ना, लड़की का नाम क्या है? अफजल के? आदिल। आदिल? आदिल का उम्र क्या है? आदिल का उम्र तकरीबन हो गया है 7-8 साल का। अच्छा। और वो लड़की है? लड़की का वो भी पैदा हुई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता है। उम्र क्या है? उम्र साल हो गया होगा, थोड़ी देर पैदा हुई थी बस, मुझे पता नहीं उसका नाम। कैसा मालूम नहीं? क्योंकि मैं उधर नहीं जाता था ना, वो घर में उनका झगड़ा हुआ है। किसके? आपस में, मेरे भाई और उसकी वाइफ के घर। हाँ। तो वो अपने माँ बाप के घर रहती है। हाँ। और मैं घर से साफिया अपने मायके रहती है? हाँ जी। क्यों, क्या झगड़ा हुआ था? आपस में कुछ हुआ था, कुछ खर्चे मर्चे का होगा, पैसे वैसे का। मायका कौन सा है उसका? मायका उसका मेरे मामा का घर है ना। क्या नाम? गांव का नाम? मंजूर है उसके बाप का नाम, मेरी मामा का नाम। गांव का? हाँ, गांव का नाम क्या है? गांव नहीं है, वो लाहौर में रहता है। लाहौर में किधर? लाहौर में वो सफा वाला चौक, मजांग अड्डा। सफा वाला चौक, मजांग अड्डा। मजांग अड्डा। मजांग अड्डा जी। हाँ। उसी थोड़ा सा मजांग अड्डे में उतरते हैं ना। हाँ। तो जिस तरफ दाएं तरफ है। हाँ। बैंक होगा उधर एक बड़ा। कौन से बैंक है? वो पीछे हैगा हवेली लखा का। अच्छा, बैंक के किधर? जी। बैंक के कहाँ रहते हैं वो? कौन? सफिया? हाँ, वो अभी अपने माँ बाप के घर है ना। वही ना। बैंक कौन से है बैंक? मैं समझा नहीं भाईजान। वो उसके घर जो है जहाँ पे रहती है, मायके में भी रहती है, मायके का ठिकाना क्या पता ना? वही पता है आपको। सफा वाला चौक, मजांग अड्डा। मजांग अड्डा। हाँ। उधर के साथ ही है बस। बस वो इतना मुझे पता है।
मैं जाता आता था बहुत देर पहले, अभी नहीं। ओके, दूसरे भाई का नाम क्या है? मुनीर। मुनीर की उम्र क्या है? छोटा है अभी। तो ये वो उम्र से मुझसे तकरीबन 4 साल छोटा है। 4 साल यानी कि 18 साल का होगा। हाँ। क्या करता है? वो अभी स्कूल मकूल जाता है। स्कूल। ये मुनीर हो गया। बहनें कितनी है? 2। उनका नाम क्या है? रुकया। और रुकया। उसका उम्र क्या है? उसका नाम मुझसे बड़ी है। कितने साल की? 1.5 साल बड़ी है। यानी कि 23 साल की होगी। क्या करती है? वो अपने घर में होती है। शादी हो गया उसका? जी। किधर हो गया? उसका मेरे ताए के घर में। कौन सा गांव? वो उसका भी हवेली लखा के साथ ही है। कौन से ठिकान में? जी। कौन से गांव? वो हवेली लखा है ना, उसके साथ गांव है। हाँ। पठानकोट। हाँ। उधर पठानकोट में रहते? हाँ। पठानकोट में कहाँ? पठानकोट में मेरे ताया के घर। कहाँ रहते पठानकोट में? बहुत छोटा सा घर है, उधर से किसी से भी पूछोगे ना हाँ तो बिल्कुल पता लग जाएगा। क्या नाम है उनका? उनका नाम रुकैया है ना, तो वो उसके मेरे ताए का नाम इसाक है। हाँ। और बहनोई का नाम है हुसैन। तो बिल्कुल अजमल आमिर कसाब 26/11 हमले के बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो अपने पहले बयान में उसने क्या कुछ कहा वो सुन रहे थे हमारे तमाम दर्शक। उदय जी, इस बयान को सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार एक आम इंसान आतंकवादी कैसे बन जाता है, इस राह पर कैसे चलने लगता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादी बनाने की एक प्रक्रिया होती है और आतंकवादी बनाया जाता है जी। लेकिन आतंकवादी बनाने की पहले की जो कंडीशन है, जो माली हालत जो है, वो उसमें पैसे की तंगी सबसे बड़ी बात है। ये अजमल कसाब भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट अपना दे रहा था, वो यही कह रहा है, बार बार यही कह रहा है कि पैसे की किल्लत है। दही भल्ले बनाने की रेहड़ी चलती थी लाहौर में, लेकिन वो उससे हमारा खर्चा नहीं होता था, खर्चा नहीं चलता था। उसके भाई और उसकी भाई की बीवी के बीच में झगड़ा हुआ और वो अपने मायके चली गई। क्यों? तो इस वजह से कि वो खर्चा नहीं चलता था और खर्चे वर्चे को लेकर उन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ा अभिशाप है और गरीबी की वजह से, माली हालत खराब होने की वजह से ही जो छोटे बच्चे हैं वो तुरंत में चमत्कार के तहत कि हम कैसे अमीर बन जाएं, वो ऐसे कुछ लोग जो हैं जो कि इसी का धंधा करते हैं, वो ऐसे बच्चों को फंसाते हैं और उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और उनके अंदर जहर भरते हैं और जहर भरने के एवज में, आतंकवादी बनाने के एवज में उनको पैसे मिलते हैं। इसीलिए ये आतंक का व्यवसाय जो है वो चलता है। मैं मानता हूँ कि ये आतंक का व्यवसाय है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से गरीबी का ही फ़ायदा उठाते हैं आतंकवादी संगठन और ऐसे लोगों को शामिल करते हैं जो बेहद गरीब है, जिन्हें पैसों की बेहद ज़रूरत है, और वो लोग भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि पैसों को लेने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक जो गरीबी की आपने बात की, इसी गरीबी की वजह से उन्हें इस दलदल में कूदना पड़ता है और आतंकवादी गुट भी ऐसे लोगों का इंतज़ार करते हैं और उन्हें ढूंढते हैं कि जो लोग इन परिस्थितियों में जी रहे हैं वो उनकी बातों को मानेंगे और उनके कहे अनुसार चलेंगे। तो फिलहाल उदय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कादियान साहब भी जुड़े थे। कादियान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे साथ संजय जिस तरीके से हमारे साथ बने हुए थे, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, और छोड़ जाते हैं आपको 26/11 के उन शहीदों के साथ जिन्होंने अपनी शहादत दी और उन्हीं की वजह से, जिस तरीके से कह सकते हैं 26/11 जो हमला हुआ, कई हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए, उन्हें हम देते हैं श्रद्धांजलि और छोड़ जाते हैं आपको इस श्रद्धांजलि के साथ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दुनिया है
कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज। कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम।